वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि अभी हम सबका प्री का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और जिन लोगों को लगता है कि उनके 140 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं सीजीएल के एग्ज़ाम में, तो वो सभी लोग मेंस की प्रिपरेशन करना अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो आपके आंसर की है वो अगले 10 दिनों में आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दी ओनली स्ट्रेटजी यू नीड टू स्कोर 350 प्लस इन सीजीएल मेंस। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमें हमारे गैप्स को फिल करना है, ना कि हमको दोबारा से स्टार्ट करना है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है, अब ये मेंस में आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंस की तैयारी के लिए हम पूरा जो हमने जो प्री में पढ़ा था उसको हम दोबारा से देख रहे हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें परसेंटेज में जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे कि इलेक्शंस के हो गए, अगर हमको इसमें डाउट्स है तो हमको इसको दोबारा देखना है, ना कि पूरे के पूरे चैप्टर को। तो यानी कि हमको गैप्स को फिल करना है, ना कि हमको दोबारा से स्टार्ट करना है। तो अभी से और आंसर के आने में जो 10 दिन का गैप है, हमें उसमें जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं हमें इनको कंप्लीट करना है, या फिर टॉपिक्स जिसको हमने छोड़ दिया था कि इसको बाद में देख लेंगे, अब इसको नहीं देखते हैं। और हमें हमारी कैलकुलेशन स्पीड्स पे काम करनी है, चाहे वो मैथ्स की क्यों ना हो, चाहे वो रीजनिंग की क्यों ना हो। हमें इन दोनों पे हम जो हमारी कैलकुलेशन की स्पीड है उस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम तेज़ी से कैलकुलेशन कर पाएंगे तभी हमारे पास जो टाइम है वो बच पाएगा, ताकि हम हार्ड क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। और हमें सबसे पहले सिलेक्शन फेस और स्टेनो की जो आंसर की आ गई हैं, अब हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसमें आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन एटीट्यूटी ने पूछे हैं और उनकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन पूछने की। चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारी मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि हमारी जो नोट्स कॉपी थी या फिर हमने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, हमको इनको एक बार करना पड़ेगा अच्छे से रिवाइज़, ताकि हम उसमें जान सकें, उसको देख सकें। जब हम उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन-कौन से टॉपिक्स हार्ड लग रहे हैं, या फिर कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम अब भूल गए हैं, ताकि उनको हम दोबारा से रिवाइज़ कर पाएँ और अच्छे से उन टॉपिक्स पे अपनी पकड़ को दोबारा बना पाएँ। हमें अपनी कैलकुलेशन पे काम करनी है, उसके लिए हमको देने हैं मॉक टेस्ट। अब ये नहीं कि हम अलग से प्लस मल्टीप्लाई के अलग से क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी में हमारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा ये है कि हमको उन्हीं टीचर का कोर्स बाय करना है जिनका हमने प्री में बाय किया था। अगर आपने प्री में किसी भी टीचर का कोर्स बाय नहीं किया था और आपको लगता है कि आपको मेंस में भी बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बाय मत करिए। मगर आपको लग रहा है कि आपको मेंस में बाय करने की ज़रूरत है, तो आपने जिनसे प्री का पढ़ा था, फिर जिनसे आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी बैठती है, आप उन्हीं टीचर का आप मेंस का सिलेबस बाय करिए। और इसमें आपको प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन के 5-6 घंटे आप सिर्फ मैथ्स ही लगा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स का जितना वेटेज है 90, उतना ही रीजनिंग का भी वेटेज है, उससे ज़्यादा इंग्लिश का वेटेज है। तो हमको मैथ में प्रैक्टिस करनी है, मगर ये नहीं कि हम पूरा टाइम मैथ के क्वेश्चन ही लगा रहे हैं। आपने प्री में भी आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, उनके बहुत सारे शिफ्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आप इनको लगाइए। और वीक में जितने भी लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, चाहे वो पंडित्स के हों, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों, चाहे वो ओलिव बोर्ड के हों, चाहे वो आरबीई के हों, आपको इन सबको लगाना है, एनालाइज़ करना है। और इससे आपको आपकी परसेंटाइल आपको पता चल जाएगी कि आपकी परसेंटाइल क्या चल रही है और आप कॉम्पिटिशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश के स्ट्रेटजी के बारे में। तो जो इंग्लिश है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे 135 मार्क्स की आती है हमारे मेंस के एग्ज़ाम में। और इस साल जो इंग्लिश का जो पेपर आया था उसका पैटर्न भी चेंज था, और उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, जो कि पहले इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं पूछा जाता था। जो हमारी इंग्लिश थी इस बार वो लेंथी भी थी और टाइम टेकिंग भी थी, जो को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। अगर आपको कोर्स किसी का बाय करना है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने जिनसे प्री का पढ़ा था, आप उन्हीं का कोर्स बाय करिए। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन को मानना चाहते हैं, तो आप अमन सर से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट टीचर हैं और ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं पर्सनली इन्हीं को रिकमेंड करूँगा। और आपको रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको वोकैब को आपको रोज़ रिवाइज़ करना पड़ेगा हर अल्टरनेट डेज़ में। अगर आप वोकैब को रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो आप सब कुछ भूल जाएँगे। आपको मॉक टेस्ट देना है और आपको पैसेज का अच्छे से एनालाइज़ करना है। और इंग्लिश माध्यम एक है, वहाँ पे आप जाके जॉइन हो जाइए। वो लोग आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि वो रोज़ एक ना एक आर्टिकल बेचते रहते हैं। आप उससे आपकी रीडिंग की हैबिट बनी रहेगी और आप इंग्लिश में आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाएँगे। अगर आपसे 3-4 सवाल अगर आप गलत हो गया आपके इंग्लिश में, तो आप मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिशन के ऑलमोस्ट बाहर हो जाएँगे, क्योंकि ये 135 मार्क्स का है।
तो आपको इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि मैथ से ज़्यादा आपको इंग्लिश में ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नंबर का आ रहा है मेंस वाले एग्ज़ाम में। और अगर ये डिफ़िकल्ट आई तो ये भी काफ़ी अच्छा पेपर बन जाएगा बच्चों में डिफ़रेंस क्रिएट करने के लिए, कि जिसने बहुत ही अच्छा पढ़ा होगा और जिसने कम पढ़ा होगा, उसमें जो गैप है वो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा ला पाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जीके जीएस की। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जीके जीएस क्या है, किंग मेकर है, क्योंकि इसी से बच्चों के रैंक डिसाइड करते हैं। जो इंग्लिश का पेपर होता है, जो मैथ का होता है, जो रीजनिंग का पेपर होता है, उससे ये डिसाइड होता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मगर जीके का स्कोर डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी और आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी। इस बार की जो जीके आई थी वो काफ़ी टफ आई थी, लेंथी भी आई थी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, जो कि हमारे पहले एग्जाम में ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपके स्कीम्स, इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और सेंसस, क्योंकि ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि डेप्थ में पढ़ना है। अब आसान आसान सा नहीं पूछ रहे हैं, अब वो डेप्थ में पूछ रहे हैं। इस बार जो स्टैटिक जीके भी आई थी वो भी काफ़ी डेप्थ में पूछी गई थी। पहले क्या होता था कि डांस पूछ लिया करते थे कि ये डांस कौन से स्टेट में हो रहा है, मगर इस बार वो लोग कौन से कपड़े पहनते हैं या फिर कौन सा उनका रिचुअल होता है, उस तरह से वो डिटेल में पूछ रहे थे। तो वो आपको स्टैटिक जीके भी है, वो आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। और जीके क्रैक करने का इकलौता तरीका है वो है रिवीजन। आप भले ही थोड़े कम टॉपिक्स पढ़िए, मगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्ज़ाम में जब भी 4 ऑप्शन आए तो आपके मन में ज़्यादा डाउट्स ना हो। और जीके को ना ही आपको इग्नोर करना है और ना ही आपको उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि ये 45 मार्क्स की आएगी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि किसी को नहीं आते होंगे। तो आपने अब तक जो भी पढ़ा हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और नए-नए टॉपिक्स को पढ़िए, आप उनको भी रिवाइज करिए। ना आपको उसमें ज़्यादा घुस जाना इसके अंदर कि मैं जीके पढ़ के जीके टॉप कर लूँगा, बहुत ही नंबर ले आ पाएँगे, तो भैया 45 ही ला पाएँगे। इसलिए ना आपको उसको इग्नोर करना है, ना ही वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपको कोर्स खरीदना है जीके का, तो हम सबको पता है कि आपको किसका कोर्स खरीदना पड़ेगा जीके के लिए। बाकी अगर आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। इसी में आप नई-नई चीज़ें ऐड करते रहिए मॉक के साथ। जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई नई डिटेल आए, तो उसको अपनी नोट्स कॉपी में ऐड कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई बुक है, तो आप उस बुक में भी उस डिटेल को ऐड कर लीजिए। अगर आपका जो रिसोर्स अगर लिमिटेड रहेगा, तभी आपको सैटिस्फैक्शन रहेगा। अगर आप 10 जगह से जीके पढ़ेंगे, तो आपकी जीके कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ना ही कभी आपको संतुष्टि मिल पाएगी जीके में। अब बात कर लेते हैं हम लोग, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, वो चीज़ है हमारी रीज़निंग। मगर जो हमारी रीज़निंग भी है, वो भी 90 मार्क्स की आती है, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। रीज़निंग अच्छा करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट देना। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप उसको एनालाइज़ करिए, आप उसके क्वेश्चंस को सेव करिए, और आप उसको हफ्ते में 1 दिन जो आपका कलेक्शन जॉइन हो चुका है, उन क्वेश्चंस का जिसको आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाए थे, आप उनको वीकली करिए, ताकि उसका जो पैटर्न है वो आपके माइंड में बैठ जाए। और सबसे पहले आपको कंप्लीट करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर न्यू टॉपिक्स जो कि मेंस में आएंगे, जैसे कि इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स। आप उसको पीयूष सर से कवर कर सकते हैं। एक इवन कोचिंग सेंटर वाले सर हैं, आप उनसे कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है, जिससे आपने आज तक पढ़ा हुआ है, आप उससे नए टॉपिक्स को जल्द से जल्द कवर करिए, आंसर की आने तक कवर कर लीजिए। और रीज़निंग जो आई थी इस बार काफ़ी आसान आई थी, मगर हमने सिलेक्शन फेज़ की भी रीज़निंग देखी है, जो कि काफ़ी टफ थी और काफ़ी न्यू रीज़निंग आई थी, जैसे कि मशीन के इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस। तो आपको ये भी दिमाग में लेके चलना है कि जस्ट बिकॉज़ कि प्री में रीज़निंग आसान आई है, इट डज़न्ट मीन कि वो मेंस में भी आसानी आएगी। तो आपको रीज़निंग को आपको पूरी इज़्ज़त देके आपको तैयारी करनी पड़ेगी रीज़निंग की। आपको आपकी एनालिटिकल रीज़निंग भी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका काम रीज़निंग में बन पाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है मेंस को लेके, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो कि आपको नहीं आ पा रहा है, तो मैं वो आपके लिए वीडियो बना के मैं वो टॉपिक आपको समझा दूँगा। मैं जो संडे को जो लाइव मॉक होते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन ले आऊँगा, और मैथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मेंस में आ सकते हैं, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, जो कि आप देख के आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।